नमस्कार। सबसे पहले एक पुस्तक है, हम अभी बहुत खोज रहे थे, खोज नहीं पाए। द फॉरेन डेविल्स ऑन द सिल्क रोड। अब ये सारे नाम फर्जी है, ना कोई सिल्क रोड है ना कुछ है, फिर भी उसमें एक लाइन लिखा हुआ आता था। ये किताब मैंने पढ़ी थी। झील सा पीला है, इसके पश्चिमी यानी मेरी तरफ कासगर है। वो भी मैं अभी ढूंढ नहीं पाई। सारे यूरोपियन अमेरिकन एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट के जो नक्शे छप रहे हैं उसमें आज भी काशगर नीचे काशी। उस पुस्तक में लिखा हुआ था कि काशी में ब्रिटिश कंसुल बैठता है। और एक और पुस्तक है जो मेरे पास घर में है, जो मैंने और 10-15 साल पहले पढ़ी थी। वो किताब भूल गया मुझे, लेकिन घर में है। जिसमें लिखा था कि अक्टूबर 1949 के कई साल बाद के काफी दिनों बाद नेहरू ने सी क्योंग को हैंडओवर किया माओ। मैं तब से अपने मिलने जुलने वालों को कह रही थी इसको खोजने के लिए, और शैलेंद्र भैया ने कल खोज लिया। ये हम लोगों की पुस्तक है, कम्युनिस्ट चीन अवैध अस्तित्व। सवाल ये है, 14 अगस्त को जो पाकिस्तान बांग्लादेश गया सो तो सबको याद है। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद जो इतना बड़ा विराट भूभाग नेहरू ने गैर कानूनी ढंग से चीन को हैंडओवर कराया, उसकी लीगैलिटी क्या है? वो आज भी 15 अगस्त 1947 वाले भारत का कानूनी अंग है। केवल 1962 में जो हिस्सा का तब कब्जा नहीं करा पाया, उस हिस्से का कब्जा 1962 में कराया नेहरू ने। और अगर क्यूबन क्राइसिस 2-4-5 दिन और चल गया होता तो ये नेहरू पूरे कश्मीर पर इसका कब्जा कर। एक बात। दूसरी बात, ये जो सड़क बनी है, ये सड़क चीनी और कम्युनिस्टों ने बनाई है। ये सड़क डॉक्यूमेंट खोजिए, मिलेगा अपने यहाँ। मिलिट्री वालों के पास मिलेगा, लोकसभा राज्यसभा में मिलेगा। ये सारी सड़कें भारतीय इंजीनियरों के द्वारा उसी प्रकार बनाई गई होगी जैसा कि तिब्बत पर कब्जा करने के लिए पेट्रोल, चावल और सभी प्रकार की मदद नेहरू भारत से भेज रहा था। तो आज का विषय है कि शी जिनपिंग वाले कम्युनिस्ट पार्टी का तिब्बत पर और सीक्योंग पर अवैध कब्जा है। और यह अवैध कब्जा 10 मिनट में हटाया जा सकता है। 10 मिनट में कह रही हूँ, 10 मिनट में कैसे? अरे भाई, वहां पर बैठ के बात कर लो ना यूनाइटेड नेशंस में। इसके लिए सेना और फौज की जरूरत क्यों है? आज तक बात क्यों नहीं हुई? आज तक जो लोग शासन की बागडोर संभाले थे, उनका धंधा था इस पर इनका परमानेंट कब्जा करवा देना। लेकिन परमानेंट कब्जा कैसे कराओगे जब कम्युनिस्ट पार्टी नाम के मरियल एंटिटी के मरियल हाथ में ये विशाल क्षेत्र है? तो ये मामला केवल और केवल बातचीत से निपट सकता है। लोकसभा में मैं बहुत टेक्निकलिटी लीगलिटी नहीं जानती, लेकिन जो मोटी बात जानती हूँ वो बता रही हूँ। लोकसभा, राज्यसभा वगैरह में तो पारित करना है, ये दो ही कदम हम अस्वीकार करते हैं और हम अपने क्षेत्र को वापस ले रहे हैं। कारण ना तो हैंडओवर हुआ है, ना लिया गया है, ना दिया गया है, ना कोई मैकमोहन लाइन है, ना कोई डूरंड लाइन है। ये तो गोरों की खींची लाइन
ये तो देश से उत्पादन किया गया नेहरू का काम है। ये तो शैलेंद्र भैया को मैंने कहा, भैया खोजिए, जरूर लोकसभा में मिलेगा, हो ही नहीं सकता इस झंझट ना हुआ हो। और भैया ने धड़ाधड़ 3-4 लेख ढूंढ दिए। इसी तरह के मेरे पास और बहुत विषय हैं, जिसमें से आज एक हम सामने ला रहे हैं, बाकी बाद में। तो अब ये जो सिंक्रोन है, इसका नाम ही है न्यू फ्रंटियर। इसका न्यू फ्रंटियर, कम्युनिस्ट पार्टी का न्यू फ्रंटियर नहीं। चीन पर जिसका राज्य था, किसका राज्य था? भरतवंशी नायकों का राज्य था, उनका ये फ्रंटियर। कम्युनिस्ट पार्टी को जो हैंड ओवर हुआ, वो हिस्सा वही था, मंचू साम्राज्य का था। जिन्होंने हैंडओवर कराया, उनको हैंडओवर कराने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। चाइनीज का था, न यूएसएसआर का था, न इंग्लैंड का था, ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूजवेल्ट और ट्रूमैन का था। कम्युनिस्ट पार्टी को वो विशाल क्षेत्र हैंडओवर करा दे। तो ये सारा का सारा मामला क्या है? यूरो अमेरिकन अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत एक गैर कानूनी काम, एक इलीगल कृत्य। इसके लिए कोई फौज वौज भेजने की जरूरत कतई नहीं। दूसरा बात, ये लोग है, ये सब ब्राह्मण है भाई। ये लोग यहाँ स्टेट ऑफिसर्स थे भाई। कश्मीरी पंडितों से इनका सीधा रिश्ता है भाई। दलाई लामा मंगोल सम्राटों का राज तिलक करते थे, तो सम्राट के रूप में स्वीकृत होते थे। तो एक बात तो ये, तो दूसरी बात अब आ रही है कि ये मुसलमान सब गए और कह रहे हैं कि स्वतंत्र कराएंगे। ये सब निहायत फालतू बात है। मियाँ लोगों का हाल तो वही खराब हो रहा है, जिसको मिडिल ईस्ट कह रहे हैं, जो भारत का एशिया, वही खराब है। मूल बात क्या है कि पर हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया कि जिसको कहते हैं ये कन्वर्ट होकर मियाँ हो गए, तो वो कन्वर्जन स्वयं कुरान के अनुसार वो कन्वर्ट हुए, उनका जो धर्म था यानी सनातन हिंदू धर्म, उनके अनुसार क्या ऐसा कन्वर्जन जायज है? तो उस समय क्षेत्र में जो विधि कानून व्यवस्था थी के अनुसार ये कन्वर्जन जायज था कि नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही। धरती पर लोभ से, भय से और फ्रॉड से कन्वर्ट हुए लोगों का अधिकार होगा, या तो सनातन काल से चला हुआ व्यवस्था है का निरंतरता की बात। तो निरंतरता विश्व के विश्व के भलाई के लिए होगा, या विश्व के नाश के लिए होगा, नाशकारी व्यवस्था होगी। 4 एक नया विषय में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये एटलस पब्लिकेशन का वर्ल्ड एटलस, ये छपा है कहीं अमेरिका से, ह्यूमन जर्नी। 1 मिनट, छपा है, जनरल एडिटर है इसके जेरेमी ब्लैक, लंदन, न्यूयॉर्क, म्यूनिक, मेलबोर्न और दिल्ली से एक साथ। एक और एटलस मेरे हाथ में, ये वाला, ये हार्पर कॉलिंस का है, द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये हार्पर कॉलिंस का पब्लिकेशन है। मैं दूसरे वाले एटलस के पृष्ठ 34 पर हूँ। अगर आप दिखा सके खोज के आदित्य जी को दिखाइए।
मैं ये वाला नक्शा दिखा रही हूँ, साफ नहीं आ रहा है। इसमें तो 15 अगस्त 1947 वाला भारत है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये नक्शा कब का है? 750 से 500 बीसी का, महाभारत के बाद का, मौर्य साम्राज्य के पहले का। तो जो वर्तमान भारत है, कश्मीर के ऊपर वाले क्षेत्र को लिखा हुआ है अंधार। बगल में लिखा हुआ बैक्ट्रा मतलब बल्क, और उसके ऊपर लिखा हुआ पूरे क्षेत्र को सीथियंस, सीथियंस, शक शक, साकल द्वीप, सखस्थान, शकों का निवास स्थान। और इसके दाहिनी तरफ तिब्बत की तरफ लिखा हुआ है तोचारी। तोचारी क्या है? तुषार लोग जो हैं, महाभारत में तुषार लोगों का विस्तार से वर्णन है, और अपने आदित्य भी और पुराणों का बताएंगे, इनका वर्णन है। तो ये समस्त भूभाग भरत क्षेत्र है। यूरोप में जो नक्शे मिले 20वीं शताब्दी में कभी मिला था, 15वीं शताब्दी के नक्शे, उसमें संपूर्ण क्षेत्र को इंडीज कहा गया है। ध्यान दे रहे हैं बात को। और ये बात मैं कह रही हूँ भारत सरकार के लिए। भाई संसार में ऐसा पिलपिला देशद्रोही तो बहुत लोग आते रहते हैं। वर्तमान में राहुल ही, नेहरू का पोता पड़पोता सड़पोता जो है, ये भी वही देशद्रोह कर रहा है जो इसके नाना परनाना या दादा परदादा ने किया था। देशद्रोही सरकारें आती जाती रहती हैं, देशद्रोही सरकार पर कब्जा कई बार कर ही लेते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी देशभक्त सरकार भी होगी जो इतनी चुनचुनी होगी? उसको यही नहीं पता होगा जो अभी शैलेंद्र भैया ने पढ़ के बताया कि साहब लोकसभा में ये हुआ था। मैंने अपने जीवन काल में, मतलब अपने होश हवास में, पिछले 30 35 40 साल में सीक्योंग भारत का है ये सुना ही नहीं। ये सीक्योंग का अर्थ क्या है ये सुना ही नहीं। और अब एक नया नाम आ रहा है ईस्ट तुर्किस्तान। भैया ये तुर्क किस भाषा का शब्द है? ये तो तुरुस्क का अपभ्रंश है। तुरुस्क लोग कौन है? सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, जिनके देवता हैं, जिनके ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ हैं, जहाँ जगदम्बा दुर्गा हैं, जहाँ देवराज इंद्र हैं, जहाँ गंगा माता का जल लेके ही आचमन और संकल्प होता है, ये वही तुरुस्क लोग हैं। तो तुरुस्क लोगों का स्थान तुर्कस्तान, जिसको ये तुर्किस्तान कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं जी ये ईस्ट तुर्किस्तान है। ये ईस्ट है कि वेस्ट है? ये तो गोरों की खींची लाइन हुई ना। तुर्कस्तान तुर्कस्तान है, लेकिन प्राचीन समय में, और प्राचीन भी क्यों, अभी से थोड़े समय पहले ये समस्त स्थान क्या था? ये समस्त स्थान को शकस्थान या सीथिया कहते। यहीं से जाकर सारे लोग मिडिल ईस्ट में बसे हैं। यहीं से जाकर लोग कहाँ बसे हैं? इजिप्ट में बसे हैं। यहीं से जाकर सारे लोग यूरोप में बसे हैं। मुझे कैसे सूचना मिली? कोई पिछले जन्म की स्मृति थोड़े है मेरे। अरे यही डीके पब्लिकेशन, हार्पर कॉलिंग्स पब्लिकेशन और दुनिया भर के एटलस है। यानी यूरो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को 20वीं शताब्दी के अंत में और 21वीं शताब्दी में ज्ञात है कि सेंट्रल एशिया, शक लोग जो हमारे यहाँ भी नाम का वर्णन है, यही लोग चारों तरफ जाकर बसे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वृषल क्षत्रिय कब इस क्षेत्र में गए हैं? महाभारत काल में गए हैं, या महाभारत काल के भी पहले से हैं। क्योंकि जब अर्जुन भीम नकुल सहदेव जब राजसूय यज्ञ के लिए युद्ध में जाते हैं और बाद में अश्वमेध यज्ञ के लिए भी जाते हैं,
तो इस समस्त क्षेत्र का वर्णन। तो आज सीक्यों की चर्चा करते करते मैं अपने नरेंद्र से निवेदन कर रही हूँ कि ये भरत क्षेत्र है, पॉलिटिकल, कल्चरल नहीं, राजनैतिक। और आरएसएस वालों आज तो सुन लो, ये हमारा सांस्कृतिक प्रभाव का क्षेत्र नहीं है, राजनैतिक है। राजदंड के बिना जिस धर्म को तुम संस्कृति कहते कहते तुम्हारी जबान टेढ़ी हो रही है, वो स्थिर नहीं रहता है। धर्म दंड को स्थिर रखने के लिए राज्य दंड की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस देश में राजसूय यज्ञ संपन्न होते थे, अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ संपन्न होते थे। राज्य सत्ता बहुत दृढ़ और मजबूत होती थी। किसी समाज सत्ता की कोई चर्चा हमारे पुराणों में नहीं है। राज्य सत्ता की चर्चा है और धर्म सत्ता की चर्चा है। और तुम लोग बेवकूफों की तरह समाज 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 और संस्कृति, हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, अंग्रेजों की झूठी नकल में बड़ा गौरव का अनुभव कर रहे हो। तो जो मैं कह रही हूँ वो ये, इस समस्त क्षेत्र से 19वीं शताब्दी तक, बहुत क्षेत्र से 20वीं शताब्दी तक, बहुत बड़े क्षेत्र से 15 अगस्त 1947 के बाद तक टैक्स कर इंडियन ट्रेजरी में आ रहा था। ये क्षेत्र तो भारत माता है कि नहीं रे मूर्खों। तो हमारे नरेंद्र से मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप जब मंगोलिया गए थे तो आपको सफेद घोड़ा क्यों दिया गया? कहीं भारत में इस पर चर्चा हुई? मंगोलिया वालों से पूछिए, उलान बतार वालों से, सफेद घोड़ा वो किसको देते हैं? वो देते हैं वो चक्रवर्ती सम्राट को, भारत के चक्रवर्ती सम्राट को। क्योंकि उसके राज्य में जिस धर्म चक्र का प्रवर्तन होता है, उसके संरक्षण में सब सुख से रहते हैं, धर्म पूर्वक रहते हैं, आज की भाषा में ताओ में रहते हैं, रित में रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, सौहार्द से रहते हैं। तो भारत का जो ये विराट क्षेत्र कम्युनिस्ट चीन के अवैध कब्जे में है, फॉर्मर यूएसएसआर के, और यूएसएसआर टूटने के बाद वर्तमान रशिया के इलीगल कब्जे में है, उस पर चर्चा तो करो, अपनी मीटिंग्स में बोलो तो सही। जी जी आदित्य जी। इसका बटन ठीक से चल नहीं रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, प्रॉब्लम है। जी एक मेरे हाथ में एक किताब और है, ये यस, मत देखिए, ये पक्का राहुल सांकृत्यायन, पक्का कम्युनिस्ट एजेंट, गया सोवियत रूस, क्या करने गया? सोवियत मध्य एशिया लिखने गया। सोवियत मध्य एशिया लिखा, किताब को छापता है, बताती हूँ, 1948 में। हाँ, ये छपा है 1948 में। बापू निर्वाण हटा देना रे, गोली मार दिया, काहे का निर्वाण किया भाई? अरे निर्वाण को बदनाम कर रहे हो। तो ये कह रहा है 5 स्थान, कौन कौन? अभी अलग छटके नहीं है सब, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब क्या है? ये सब सीथिया है, ये सब शक प्रदेश है, ये शक द्वीप है कजाकिस्तान को। ये कौन लिख रहा है? राहुल सांकृत्यायन लिख रहा है। उसके बावजूद हमारे आरएसएस वालों को तो सांस्कृतिक प्रभाव का भाव दिख रहा है। भारत की जो स्थिति है वो 15 अगस्त 1947 के बॉर्डर के भीतर है।
पाकिस्तान की चिटी मियाइन चिटी हो गई है, बांग्लादेश की चिटी भी मियाइन हो गई है, गांधार प्रदेश की चिटी भी मियाइन हो गई है। सब लाइन टूट रहा है बाबू, सब भारत माता है। चिटी पिटी के चक्कर में मत हो। आरएसएस के भीतर तो तुम एकता कर ना पा रहे हो, ये हो तुम हिंदुओं में एकता कर। तो थोड़ा पढ़ो लिखो, ज्यादा नहीं तो ये 10-20 किताब ही बांच डालो। भारत की राजनैतिक सीमाएं कुछ ना पढ़ सको, गुरु गोलवलकर को पढ़ डालो, डॉक्टर हेडगेवार को पढ़ डालो, जिनके पुरुषार्थ का आनंद लेते। जी चलिए रामेश्वर जी, भैया, आपने गजब काम किया है ढूंढ के ये मसाला। देखिए तिरपन में ये बुला ले आ रहा है अपने कंसुल को, 56 तक सड़क बनवा रहा है, 58 में कह रहा है कि वहां कुछ ऐसा है, सड़क बन गया तो क्या। हमारे नरेंद्र एक बार गढ़ देंगे, अब ये 2-4 मीटिंग में जैसे आ गया कंसूल, वैसे ही कंसूल चल जाएगा। इस पर बहुत दर्शक भाषण देंगे, बहुत देंगे। इस पे एक सीरीज ऑलरेडी शुरू हो चुका है उसमें। आदित्य जी, हाँ बोलिए। अभी दीदी ने कुछ कहा तो मुझे याद आ गया कि मैंने छोड़ दिया था कि इंडियन आर्मी चीफ का नाम था जनरल थिमैया। ये रिटायर हुए हैं 1961 में, और रिटायर नहीं हुए हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। इसको नेहरू ने जबरदस्ती रिटायर किया है। इन्होंने जब इनका रिटायरमेंट समारोह हुआ, अपने अधिकारियों को उन्होंने एक वाक्य कहा, भारतीय सेना क्या होती है ये सुनिए। He said in his valedictory address to the Indian Army officer Cox, I hope that I am not leaving you as cannon fodder for the Chinese communists. ये एक सेनाध्यक्ष बोल रहा है कि उसने अपनी क्षमता भर कितना प्रतिरोध किया है कि अपनी सेना को आश्वस्त कर रहा है कि मैं आशा करता हूं कि चीनी कम्युनिस्टों की तोप के लिए मैंने तुमको नहीं बनाया है। ये वाक्य कह के जनरल थिमैया रिटायर होते हैं। 66 की लड़ाई की जीत के लिए शब्द मैं प्रयोग कर रही हूँ, चीनियों के मनोरथ को विफल करने के लिए भारतीय सेनाध्यक्ष को नेहरू ने पनिश किया है। सही बात, सही बात। 70 के सेनाध्यक्ष को इंदिरा गांधी ने पनिश किया है। सारे इन सेना नायकों के रहते हुए ये चीनी चिटी, पाकिस्तानी चिटी वाले बेचिती के हो गए थे सबके सब। कांग्रेसियों ने कितना बर्बाद किया है, इतिहास सुन सुन के इतना दुख होता है एक्चुअली। रामेश्वर जी को थोड़ी सहानुभूति है उससे। ये पुरुषार्थ का काम है, होने का काम नहीं है। उन देशद्रोहियों ने अपना पुरुषार्थ किया, हम अपना पुरुषार्थ कर देंगे। पहली बात, मुझे कोई आदित्य जी को बहुत भारी गलतफहमी है। कांग्रेस के 100 पाप सबसे पहले मैंने ही लिखा था 2013-14 में, और उसमें इन सबको गिनाया था। 2013 में योग आज तक संदेश में सबसे पहले मैंने लिखा है कांग्रेस के 100 पाप। मैं हादसे के रूप में कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले एक शो में कुसुमलता मां ने आपको बोला था, आपने सोनिया जी क्यों बोला, इसलिए मैं इसलिए थोड़ा हादसे। वो तो भ्रष्टाचार है। खैर, असल में जो हमें बोलना था सब तो 2 महान विद्वान बोल गए, तो अब कुछ बचा नहीं है। अब अपन केवल थोड़ी सी उसको समअप कर सकते हैं। ये तो जैसे अब मैंने सोचा था कि ये उइगर वाला भूल गई है, मध्य एशिया वाला राहुल शंकर कैन का तो वही बोल देंगे, वो भी नहीं बोली, वो बोल गई पहले ही।
और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी ने विषय को रखा। और सबसे खुशी ये हुई कि हमारे दोनों विद्वान वक्ताओं ने वाणी का सम्यक प्रयोग किया। डॉक्टर लोहिया के सिवाय आज तक किसी भी भारतीय राजनेता ने जवाहरलाल नेहरू को देशद्रोही नहीं कहा। मैं स्वयं डॉक्टर लोहिया से प्रभावित ही इसीलिए हुआ था कि उन्होंने खुलकर नेहरू को देशद्रोही कहा था 1962 में। तो ये सब लोग जानते थे कि जवाहरलाल नेहरू देशद्रोह कर रहा है, जो शीर्ष लोग थे। लेकिन चूंकि सब राजनीतिक वाले संगठन ही हैं और बाकी जो हमारे धार्मिक लोग हैं वो इस राजनीति के प्रपंच से अपने आप को उन्होंने प्रपंच ही नहीं बल्कि उसके सत्य से भी दूर कर लिया है, इसलिए अब वो बात छोड़िए। जहां तक संघ की बात है, देखिए स्वयं केडिया जी कई बार उसकी प्रशंसा कर चुकी हैं। वो भावुक लोगों का संगठन है, उनके पास केवल भाव बल है और वो बहुत थोड़ी पूंजी है, तो ज्ञान बल नहीं है। तो उनसे ज्ञान की अपेक्षा न करें कि वो भारत माता को समझें या वो ये जाने कि संस्कृति क्या होती है, राजनीति क्या होती है, हमारा राजनीतिक क्षेत्र क्या था, सांस्कृतिक क्षेत्र क्या था। इसकी अपेक्षा संघ से नहीं करनी चाहिए। जब ये बात देश में विद्वान लोग और बलशाली लोग फैला देंगे, बलशाली कई प्रकार के होते हैं, तपस्वी और विद्वान लोग जब सत्य को फैला देंगे तो संघ बहुत तेजी से उसे लपक लेगा कह लीजिए, या स्वीकार कर लेगा और प्रचार करने लगेगा। तो वो उनका काम है परिचर्या कर्म, परिचर्यात्मकम कर्म। किसका स्वभाव है ये आप गीता पढ़ लीजिए। तो परिचर्या कर्म जिसका स्वभाव है वो परिचर्या करेगा। तो आप तो ब्रह्म तेज और छात्र तेज कैसे जागृत हो इसकी चिंता ही करें, और आपका ब्रह्म तेज वैसे ही जागृत है। तो इसके कारण आज ये बात संभव हुई है। आपने पहले इतनी सुंदर पुस्तक लिखी कम्युनिस्ट तीन अवैध अस्तित्व, और आज उसमें और सुंदर जिसे कहते हैं स्वर्ण अलंकरण जोड़ दिया डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी ने। तो जवाहरलाल नेहरू देशद्रोही थे, ये बात कहने वाला व्यक्ति ही सच्चा राजनीतिक देशभक्त है। जो इतना भी नहीं कह सकता वो सत्ता के समीकरणों में चतुर बहुत ही योग्य व्यक्ति होगा, लेकिन उसमें देशभक्ति थोड़ी कम है। हम ये नहीं कहते कि बहुत। ये देशभक्ति की पहली पहचान है कि ये कहने का साहस किया जाए कि जवाहरलाल नेहरू देशद्रोही थे। दूसरी बात यह है कि ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो उनके पोते लगते हैं, नाती के भी नाती कह लीजिए। लेकिन समस्या ये है कि लोग उनको मजाक बनाकर खुश हैं, जबकि वो जवाहरलाल नेहरू की ही निरंतरता में थोड़ा अधिक फूहड़, अधिक विभत्स ढंग से देशद्रोही हैं। और उन्होंने तो घोषणा भी कर दी कि हमारा इंडियन स्टेट से संघर्ष है। भारत स्वयं भारतीय संविधान के अनुसार कोई इंडियन स्टेट को अपना एनिमी कहे तो उसे तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन अगर मोदी सरकार नहीं कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई गलती कर रही, बहुत दूर तक सोच के कर रही होगी, क्योंकि ये महाराज चीनी एजेंट भी हैं, पाकिस्तानी एजेंट भी हैं, तो इनसे काफी खबरें मिल रही होंगी। और इसलिए इनको, और जनता की नजर में तो ये गिरते ही चले जा रहे हैं जो देशभक्त जनता है। अब उनके केवल मजहबी उग्रवादी और क्रिश्चियन विस्तारवादी मित्र ही बचे हैं, और कम्युनिस्ट तो किसी के मित्र होते नहीं, वो तो भाजपा में भी सेवा के लिए पहुंच गए। तो इसलिए देश में डिस्क्रेडिटेड हैं राहुल। जवाहरलाल नेहरू ने अपना माया जाल से बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ाई थी, लेकिन ये इनसे निरंतरता है, देशद्रोह की निरंतरता है, तो इसको पहचानना चाहिए। तो इस पर से अब ये तो संसद, माननीय संसद का ही दायित्व है या हमारे श्रेष्ठ राजपुरुषों का, कि एक तो हो सके तो संसद में राष्ट्र वाली बहस फिर से चला कि भाई राष्ट्र से क्या आशय है, क्योंकि संविधान में कहीं भी राष्ट्र, यहाँ तक कि नेशन भी डिफाइन नहीं है। ये कह दिया है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है भारत, और एज ए नेशन उसकी अब संसार में कई जगह जरूरत नहीं भी होती होगी, लेकिन भारत में जब विवाद की स्थिति है, मदर टेरेसा से लेके, मदर क्या मतलब टेरेसा नामक वो दुष्ट स्त्री से लेके और राहुल गांधी तक जब इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कह रहे हैं, तो ये जरूरी होता है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स ही नहीं, ये नेशन के रूप में इसे डिफाइन किया जाए। और कोई भी व्यक्ति, वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उसे नेशन की किसी भी सीमा को इस तरह से देने का हक नहीं है, ये अंकित कर देना चाहिए संविधान में। और ये तब हो जाएगा जब आप उसकी व्याख्या करते हैं, क्योंकि ये तो देशद्रोह है। जो भी सीमा मिली उसके भीतर का कोई अंश देना, ये तो प्रकट देशद्रोह है।
और इसकी चर्चा करनी चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से, बुद्धिमत्ता की दृष्टि से भी आवश्यक है। मैं चाहता हूँ मतलब हम तो एक बौद्धिक के नाते कामना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ये बुद्धि आए कि वो इस बात को उछाले। पता नहीं क्यों, अगर इतना बड़ा संगठन लोहिया जी के पास होता तो वो पता नहीं कितना उछाल देते, लेकिन उनके पास तो कुछ उछलते कूदते बंदर थे, कोई व्यवस्थित संगठन नहीं। लेकिन यहाँ तो एक व्यवस्थित संगठन है, पर उसके पास बौद्धिक नेतृत्व कब होगा पता नहीं। इस बात को उछाला जाना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने देशद्रोह किया और भारत में देशद्रोही लोग शासन में पहुंच सकते हैं, तो इसको संविधान में, हाँ बहुत सुंदर, इसको चाक चौबंद प्रबंध करना चाहिए। और उसका उपाय यही है कि राष्ट्र की परिभाषा स्पष्ट हो जाए। एक बार माननीय संसद राष्ट्र को परिभाषित कर दे, राष्ट्रद्रोह को परिभाषित कर दे, और राष्ट्र की सीमाओं को किसी भी रूप में देने का अधिकार किसी को भी नहीं है, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी नहीं है, ये अंकित होना चाहिए। और इसके लिए इस बात को सामने लाना चाहिए। बाकी सब तथ्य तो शैलेंद्र जी ने और केडिया जी ने बहुत अच्छे से कह दिया है, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। इतना ही कहेंगे। आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। है पांडुआन का यात्रा विवरण। इसमें देखिए ये नक्शा ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद ये भारत है, ये देखिए ये भारत है और ये पूरा हिस्सा आजकल चीन बताते हैं। वेनसॉन्ग की यात्रा में लिखा है यहाँ पर छगान CHANGAN छंगन, जो भी हो, ये चीन की आखिरी सीमा है और ये सब भारत प्रदेश है। ठीक, अच्छा, ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं तातार प्रदेश, तातारी लोग, तातार लोग, और ये सारे नाम हमारे शास्त्रों में वर्णन है। हाँ, आपकी पुस्तक से ही है, ये आपकी पुस्तक से ही है। उसमें 4 नाम है, हेनान, हेबेई, शांक्सी, शेक्सी, शानदांग। वो अलग है, वो अलग है मॉडर्न चीन का। ये दिखा रहे हैं हम वेनसॉन्ग का नक्शा, वेनसॉन्ग की पुस्तक से। तो क्या होता है जब आप नाम बदल देते हैं तो लोगों के चित्त का सारा प्रभाव बदल जाता है। अब इसमें साफ साफ कह रहा है, हाँ, ये बता रहे, रुकिए, गायब ही हो गया मेरे हाथ से भी। हाँ, this vast territory had been long occupied by conflicting races of people, और इस पूरे क्षेत्र को तातार प्रदेश कहते, तारतार प्रदेश। आगे लिख रहा है ये क्षेत्र को शकिस्तान और शाकल द्वीप कह रहे हैं, सोगडियाना। और ये क्षेत्र कहाँ तक है? अक्रॉस द ऑक्सस, अक्षु नदी तक है। तो ये जब चर्चा चल पड़ी है किसकी, सिक्योंग की, तुर्किस्तान नहीं है, ये भी फर्जी नाम है। ये सब का सब हमारा जो मूल नाम है वो 7वीं और 4वीं शताब्दी में जो आए हैं, इनको 20वीं शताब्दी में स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी छाप रही है। और ये कम्युनिस्ट पार्टी जो नाम दे रही है, क्योंकि नाम देने का मजबूरी है, तो इस पर भारत सरकार ध्यान दे। इस संघ वंघ के वश का चीज नहीं है, ये सब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से आगे ना बढ़ पाएंगे। तो भारत सरकार को जरूरत है। और एक चीज और, मैंने आपके यहाँ एक वार्ता की थी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 1860 के बाद से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 तक इस संपूर्ण मध्य एशिया के क्षेत्र में सेनाएं कहाँ कहाँ डिप्लॉयड हैं। कहाँ रूसी सेना है, कहाँ भारतीय सेना जिसको ब्रिटिश कह रहे हैं वो है, और कहाँ चीनी सेना है। ये 3 सेनाओं का केवल डिप्लॉयमेंट देख ले, 1860 से 1945,
तो पता चल जाएगा कौन सा क्षेत्र किसका है, रूस कहाँ खड़ा है, चीन कहाँ खड़ा है और भारत कहाँ खड़ा, महाराष्ट्र कश्मीर कहाँ खड़े हैं 1860 से लेकर 1945 तक। तो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को देख लें और ये सारा का सारा चीज भारतीय फौज के पास लिखा रखा है। तो इससे संपूर्ण तुर्की तक भारतीय फौजें ही लड़ी थी। नहीं लड़ी थी तो अलग हो गया ना, मध्य एशिया में कहा अपने क्षेत्र की सीमा पर खड़ी होगी ना फौज, कारगिल के समय सीमा पर खड़ी होगी। 1960 से 1945 तक तीन है यहाँ, कौन तीन है, रूस है, चीन है, भारत है। भारत ही सबसे कहाँ कहाँ खड़ी है यही बता देगा। लेट 19 सेंचुरी में कोनो मियाँ भी है वहाँ, कोनो मियाँ की आर्मी भी है। सारे तथ्य विद्यमान है, पॉलिटिकल विल कहाँ है, राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी में नहीं दिख रही ना। तथ्य तो सारे विद्यमान है, पॉलिटिकल विल किसमें, आपके नरेंद्र में होगी तो मेरा ये मानना है कि जो तथ्य मैं लगातार बोल रही थी सिक्योर का, बता दे कितने लोगों को पता था। चले भैया ने कहा बात पता था, चले भैया ने कहा, और हमने कहा खोजिए भैया, आप ही खोज पाएंगे। इसी प्रकार से पाकिस्तान का हम कुछ डॉक्यूमेंट आप लोग को दिखाएंगे। तो ये जानकारी आने के बाद खोज लेना बहुत आसान है। और जहां तक विल पावर की बात है, 1947 के बाद से उतना विल पावर मेरे नरेंद्र में है, उतना विल पावर केहुओं में ना था। हाँ, केहुओं प्रधानमंत्री में तो नहीं था, प्रधानमंत्री में तो किसी में नहीं था। अभी शी जिनपिंग को मोदी के साथ चाय बड़ी महंगी पड़ेगी। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे। तो ये इनकी पुस्तक है दर्शकों, ये है कम्युनिस्ट चीन अवैध अस्तित्व। ये पुस्तक है, आप लोग देखिए इसको। और ये प्रभात प्रकाशन से आप ऑर्डर कर सकते हैं, 300 रुपए की है इस मात्र, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। एक अध्याय में मैंने तारिम बेसिन की ममीज का वर्णन किया है और एक भाषण मैंने दिया है तारिम बेसिन की ममीज पर। ये सब भारतीय लोग हैं। इन सारे लोगों का वर्णन हमारे पुराणों में, महाभारत में, रामायण में। तो भारत सरकार को सबके बारे में दावे रखने चाहिए। बस हो गया, बिल्कुल। भैया साधुवाद पात्र हैं, इतना ढूंढ के लाएंगे। नहीं, वो तो आपका संकेत था। नहीं तो भी तो ढूंढा आपने, इतना प्रमाण ढूंढ लिया पूरा, सिक्यांग वाला और वहां वाला। मुझे लगता है आज के दिन के पहले, आज 18 तारीख है ना जी, 18 जनवरी के पहले सोशल मीडिया पर ये विषय तो ना आया, नहीं, अभी नहीं। अच्छा, और पांडवों का जन्म कहाँ पे हुआ था उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में रिसर्च किया था। पांडव वाज द फेमस उसमें। तो पांडु महाराज जो है नागशत, कालकूट, चित्ररथ इन सबको क्रॉस करके उधर पहुंचे शतशृंग पहाड़ों में। ये दर्शन हुआ, ये उनका जन्म हुआ वहां पे। उसमें मैंने मैप से दिखाया पूरा कहाँ पे हुआ है वो दर्शन, कहाँ पे जन्म हुआ उनका। तो वो जगह भी जो इन्होंने अभी पोस्ट किया था, किसी एक दर्शक ने पोस्ट किया था, वो एग्जैक्टली ये जगह है। उसमें अपनी पुस्तक में डाल चुका हूँ, वो एग्जैक्ट वही जगह है। मैंने उसमें गोला भी लगा दिया है कि यही जगह है। और कहीं ना कहीं वहां पे मंदिर भी मिलेगा उस एरिया में, क्योंकि मंदिर तो वहां दिखते नहीं अभी इस समय। कुछ ना कुछ मिलेगा, आश्रम या मंदिर मिलेगा उस समय का। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लेते हैं मेंबर्स के। और हाँ, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, ये समरकंद का भी पता लगाना चाहिए। वहाँ युद्ध अवश्य होगा। समरकंद कहाँ है ना, वहाँ का या तो युद्ध भूमि है समरकंद। तो
एक्चुअली जो एक एक जो लीला जी एक जो लीला है ना सूर्यदेव की संध्या के साथ, संध्या उनकी पत्नी है, वो उस एरिया में ही हुई है, सेंट्रल एशिया में हुई है लीला वो, जिससे सूर्य और संध्या के पुत्र एक ग्रह भी बने हैं। वो लीला भी वहीं पे हुई है, उस जगह पे हुई है। एक्चुअली हमको आप बता रहे थे पहले भी, हम लोग अपने नेशन स्टेट्स की बाउंड्रीज में हमको ऐसा बांध दिया गया है, कॉलोनाइज कर दिया गया है कि हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि आज के भारत के नक्शे के बाहर, जबकि सारे नक्शे दिखाते हैं कि चीन तक भारत था, पूरा साउथ ईस्ट एशिया भारत है, वेरी रिसेंटली इंडोनेशिया भी भारत का पार्ट माना जाता था, तो वो सब एक्चुअली दिखाया जाता था, बट अभी हम लोगों को बताया गया है यही भारत का नक्शा है। और राहुल गांधी जैसे जोकर्स भी आपके साथ बताते रहते हैं कि क्या है ये, व्हाट इज दिस मैप जोकर एक्चुअली। नहीं, देशद्रोही कहिए, जोकर कहना बंद करिए। देश चलिए क्वेश्चंस लेते हैं मेंबर्स के। 1967 से आज तक मैं कांग्रेस को देशद्रोही कहता रहा हूँ, 1967 से आज तक। अद्वैतियन थैंक यू ऑल, और हमारे विभूषण गुप्ता जी, और जो सिद्धि विनायक जी थैंक यू सर। चर्च क्या है ये आज का विषय नहीं है, हम लोग सिद्धि विनायक जी अलग कुछ बात करेंगे। और विभूति भूषण गुप्ता जी का एक क्वेश्चन है, कुसुम जी के वचन से गर्व और ग्लानि दोनों का आभास होता है, परंतु क्या मीर जाफर, मोहनदास गांधी और जवाहर जिम्मेदार है अखंड भारत के टुकड़े होने के? देखो भाई, जो हुआ तो हुआ। अब हम लोग क्या ऐसे ही बैठे हैं चूड़ी उड़ी पहन के? हम लोग सब ठीक कर लेंगे। नहीं बताइए फिर भी। क्या बताना, टुकड़े कोई ग्लानि वो टूल है ना, वो स्वयं थोड़ी जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार तो अंग्रेज हैं, वो टूल हैं। मोहनदास गांधी और जवाहरलाल नेहरू खिलौने हैं अंग्रेजों के। कोई ग्लानि बहुत हो हवा गया भाई, अब केवल पौरुष और पुरुषार्थ। हाँ हाँ। वक्फ बोर्ड, आप क्वेश्चन किसी और शो में हम लोग लेंगे। राखी जी का बहुत सुंदर है, संगम वैली। जब ये सब लोग आ रहे थे तो हम लोगों ने हम पे आक्रमण क्यों किया? अब हमें इनके साथ क्या करना चाहिए? आपस में लड़ाई को अटैक नहीं कहते, आपसी लड़ाई को अटैक नहीं कहते, आपस की लड़ाई है सत्ता की। इंटरनल है, सत्तोलॉजी पे लड़ते रहते हैं चारों हाँ, जने। इंटरनल लड़ाई है, आपसी लड़ाई है। एक पंकज देवताओं और राक्षसों की लड़ाई होती थी, राक्षस सदा रहे, देवता सदा रहे। कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो आप लोग डालिए, तो उसको रेलेवेंट क्वेश्चन में उठा सकता हूँ। इररेलेवेंट क्वेश्चन होगा तो आप लोगों को प्रसाद मिलेगा, ठीक है? इससे राइट क्वेश्चन पूछिए। डर के मारे कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये भाई कुछ चीन पर पूछिए, कुछ तातारों पर पूछिए। केडिया जी की ओर से आश्वासन दीजिए, तब लोग पूछेंगे, सब डर जाते हैं हमसे। आश्वासन है, आज आश्वासन है, आज आश्वासन, आज आशीर्वाद है आपको क्वेश्चन पूछने के। जो मन करे पूछिए। चलिए 1 घंटा 12 मिनट हो गया है, 200 लोग देख रहे हैं। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इसी वीडियो के बहुत सारे छोटे वीडियोस भी आएंगे, तो वहाँ पे और भी आप ज्यादा सुन सकते हैं। और ज्यादा लोगों ने सुना है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई आपके फोन में, बट ज्यादा लोगों ने सुना है, मेजोरिटी पीपल। तो जस्ट बियर विद अस, नेक्स्ट टाइम उनका, मैं भी इंडिया आ रहा हूँ तो उनका फोन भी ठीक करवाऊंगा 100%। चलिए, थैंक यू ऑल वेरी मच, एंड हम लोग मिलेंगे अगले शनिवार को हिंदू पंचायत में, और बहुत सारे वीडियोस हमारे आते रहते हैं, जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को बताइए। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।